ओके बच्चों, देखिए आज फिर से मैं वीडियो लेके आया हूँ। पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई। मतलब 2 दिन से वीडियो बना रहा था, कभी वीडियो आउट ऑफ फोकस हो जाए, मतलब धुंधला नज़र आए, कभी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो, तो परेशान होकर हमने छोड़ दिया था। आज फिर से ट्राई कर रहा हूँ, देखिए होता है या नहीं ठीक से। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाते किससे हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दिखाते हैं फाई से। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा पिक्चर बना के रखा है, आप देखिए उसे, देख लीजिए। यहाँ बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और हमने क्या किया है, यहाँ पर एक प्लेन रखा है, एक तल को रखा है और इस तल से होके ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजर रही हैं। तो ये जितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं गुजरेंगी उनके संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे। समझ में आई बात कि कितने लाइन इस एरिया से होके गुजरे हैं। तो देखिए मैंने क्या परिभाषा लिखा है, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहां देखेंगे इंग्लिश में नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आप डिटेल में लिखना है तो NUMBER, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अभी बात आ जाती है इसके फार्मूला की कि फार्मूला क्या हो जाता है। तो इसके फार्मूला को समझने के लिए इसका जो फार्मूला है उसका डेरिवेशन नहीं आएगा, वो फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए फार्मूला आप समझिए। मान लीजिए कि 2 तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बना रहा हूं वो तीव्र है, ठीक है। तो क्यों तीव्र है, कैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये तीव्र है? क्योंकि लाइनें जो हैं वो नजदीक नजदीक हैं। और मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने आपको ये पढ़ाया था कि यदि लाइनें नजदीक नजदीक रहेंगी तो विद्युत क्षेत्र जो है वो स्ट्रांग होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। लेकिन वहीं पर यदि मान लीजिए लाइन जो है वो दूर दूर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कम है। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया। मान लीजिए एक समान का एरिया हमने दोनों जगह रखा, यहां भी रखा और यहां भी रखा। दोनों जगह एक समान एरिया हमने रखा है, न कहीं छोटा रखा न कहीं बड़ा रखा, इतना बड़ा ही रखा। तो अभी आप यहां क्या पाइएगा कि यहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक है परंतु यहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है। तो हम साफ, और हमें विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को ही तो जोड़ना है। क्या कहा, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, है ना। अगर संख्या ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, मतलब यहां फ्लक्स अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होगा वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करेगा। यदि विद्युत क्षेत्र स्ट्रांग है, मजबूत है, नजदीक नजदीक है तो फ्लक्स ज्यादा होगा। और अगर विद्युत क्षेत्र कमजोर है, मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर हैं, तो फ्लक्स कम होगा, है ना। तो अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। ये कॉमन सी बात हो गई। तो पहली बात हमने ये सीखा, फर्स्ट पॉइंट हमने ये सीखा। अभी देखिए दूसरे पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। ये देखिए आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र जो है उसको तो हमने देख लिया। दूसरा एरिया जो है पर यूनिट एरिया नहीं लेना है, एकांक एरिया नहीं लेना है। जितना भी बड़ा एरिया हो उसमें आप जोड़िए कि कितना लाइन गुजरा है। एरिया बड़ा हो या छोटा हो उससे हमें लेना देना नहीं है। तो उसका चर्चा मैं यहां करूंगा। देखो बच्चों, मान लो इस बार विद्युत क्षेत्र हम कांस्टेंट रखते हैं, उतना ही रखते हैं, परंतु एक बार मैं लेता हूं बड़ा एरिया और दूसरी बार मैं लेता हूं छोटा एरिया। एक बार बड़ा एरिया, दूसरी बार छोटा एरिया। तो आप साफ कहेंगे कि हां सर इसमें ज्यादा लाइन गुजरेगा और इसमें कम लाइन गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा,
है ना। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो सरफेस पर भी, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। लेकिन मैं यहां एक शब्द जोड़ने जा रहा हूं, प्रभावी क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल नहीं, प्रभावी क्षेत्रफल, इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया, प्रभावी क्षेत्रफल। अभी मैं क्यों कह रहा हूं प्रभावी क्षेत्रफल, इसको समझो बच्चों। मान लो या छोटा भी यहां जरूरत है, इस बुक को ले लो, एम करीम को। मान लीजिए इस बुक का कुछ क्षेत्रफल है, मैंने इसको यहां रखा तो 4 के चारों लाइन इससे गुजरा। लेकिन मैंने मान लो इसको इसे टेढ़ा कर दिया, तो क्या अब ये 4 का चारों लाइन इससे गुजरेगा? आप कहिएगा नहीं, मात्र 2 लाइन अब गुजर रहा है। तो यहां पर इसका पूरा क्षेत्रफल जो है वो कार्य नहीं कर रहा है, वो पूरा क्षेत्रफल इसका प्रभावी क्षेत्रफल नहीं है। तो प्रभावी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आइए मैं आपको ये सिखाता हूं, ठीक है। देखिए, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इतना बड़ा एरिया लिया। बोलिए सर ये एरिया कहां है? ये तो लाइन है, ये तो आपने एक लकीर खींचा है, ये क्षेत्रफल थोड़ी है। तो एक बात है बच्चों, ये क्षेत्रफल ही है। देखो ये क्षेत्रफल है, लेकिन अगर आपको सामने से देखिएगा तो सामने से एक लाइन ही ना नजर आएगा जी। ये है एक क्षेत्रफल ही, लेकिन इधर से देखने पर आपको ये तल नजर नहीं आएगा, सिर्फ एक लाइन नजर आएगा। तो वही मैंने एक लाइन बनाया है। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो है एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। अभी एक बात और बच्चों, एरिया पर भी एक वेक्टर खींचा जाता है जिसको कहते हैं एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की दिशा क्या होती है? तो एरिया से 90 डिग्री, ये एक सतह है, इस पर 90 डिग्री ऐसे। तो ये जो है एरिया वेक्टर है बाहर की ओर। अगर आप इसको झुका दोगे तो एरिया वेक्टर भी झुक जाएगा, है ना। एरिया वेक्टर जो है एरिया के साथ साथ घूमेगा। देखो बच्चों, तो एरिया वेक्टर का दिशा क्या हो जाएगा? ये है एरिया वेक्टर का दिशा और ये है विद्युत क्षेत्र। अभी जो है बच्चों इसका पूरा क्षेत्रफल काम कर रहा है, एकदम यहां से लेके यहां तक। अगर ये मान लो एक ऐसे किताब है तो पूरा क्षेत्रफल ये काम कर रहा है, पूरा से लाइन गुजर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे झुका दूं, है ना, मैंने इसको ऐसे झुका दिया, अगर मैंने इसको इस तरह से झुका दिया तो प्यारे बच्चों अब देखिए, आप कह सकते हैं कि क्या कि ऐसे झुका दें या केवल इतना क्षेत्रफल को ही लें, बात बराबर है क्या? बात बराबर नहीं है। आपने इसे झुका दिया, कितना लाइन गुजरा इससे? ये जो झुका हुआ वाला है कितना लाइन गुजरा? 1 2 3 4। या मान लो ऊपर से इतना काट दो, अगर ऊपर से इतना काट दोगे तब भी कितना लाइन गुजरा? यहीं से जोड़ोगे, इतना दूर तो मान लो कट गया है, इतना दूर तो कट गया है, तो कितना लाइन गुजरा? 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि अब जब झुका दिए तो प्रभावी क्षेत्रफल इतना बड़ा ही है। समझे कि नहीं? कि इतना क्षेत्रफल भी अगर रखते तो बात वही होता, इफेक्टिव यही है, प्रभाव यही डाल रहा है, इतना ही, है ना, इसको झुका देने पर। तो हमने इसको लिख दिया, चलिए एरिया इफेक्टिव। अभी मैं एक त्रिभुज का नाम दे देता हूं यहां पर। मान लीजिए इसको नाम दिया ए, बी और इसको नाम दिया सी। और हमने कितना एंगल से झुकाया है? तो मान लीजिए, कह लीजिए थीटा एंगल से झुकाया है। कितने एंगल से झुकाया? थीटा एंगल से झुकाया। अब देखो, इसको आप याद रखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो cos थीटा होता है बच्चों बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। एक मिनट, सॉरी। तो देखिए यहां पे बेस क्या है? बेस है AC, आधार है AC बटा कर्ण, कर्ण क्या है? BC। देखो बच्चों, AC ही क्या है? प्रभावी क्षेत्रफल है, इफेक्टिव एरिया है।
इफेक्टिव एरिया है। और BC क्या है? तो BC तो पूरा क्षेत्रफल था ना। अब जैसे मान लो ये पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है, इसको हम झुका देंगे तो पूरा क्षेत्रफल घट जाएगा, है? सही ना जी? जितना होगा ऊपर से लेके नीचे तक उतना ही इधर भी, बस उसी को हमने झुका दिया है। तो ये हो गया पूरा एरिया, ये हो गया पूरा एरिया। तो प्रभावी एरिया कितना हो गया? प्रभावी एरिया हो गया, इसको इधर गुना कर देंगे A cos थीटा। इसका मतलब है यहां जो मान लीजिए हम समीकरण 2 दे के रखे हैं, सो ये बस समझना है, जैसे लिखा रहा हूं कोई भाषा नहीं लिखाएंगे, ठीक है? ऐसे ही। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और ना ही तो ये परीक्षा में पूछेगा कि फ्लक्स को का जो फार्मूला है प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ होता ही नहीं है तो दिखाएंगे क्या? तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको रख दीजिए, तो फाई समानुपाती हो गया A cos थीटा के। तो आप कहिएगा कि सर ये झुका हुआ है थीटा एंगल से तब ना, अब मान लीजिए ऐसे ही रहता तो कहेंगे पूरा क्षेत्रफल प्रभावी होगा। अगर आप नहीं झुकाइएगा, सीधे ही रखिएगा, तो पूरा क्षेत्रफल प्रभावी होगा। अब क्या वहां पर यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा? करेगा। कैसे? अगर मान लीजिए आपने थोड़ा सा अलग रखा है, थोड़ा सा अलग रखा है तो एक एंगल बना, आप नहीं झुकाइएगा तो मतलब 0 डिग्री का एंगल बना, कुछ नहीं झुका तो यहां पर रखिएगा cos 0। cos 0 कितना होता है? 1, तो बच गया A, पूरा एरिया काम कर जाएगा, ठीक है? तो इसको दे दीजिए समीकरण 3। तो फ्लक्स हमने देखा कि दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक तो विद्युत क्षेत्र पर और दूसरा A cos थीटा पर। दोनों बातों को मिला दीजिए। कहां लिख दूं? ऊपर वाला चित्र मिटा के लिखता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से हम क्या कह सकते हैं? फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र E A cos थीटा होता है। अभी देखिए, और मैं इसको मिटाता हूं। आप एक चीज और कह सकते हो, क्या? फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट A वेक्टर। फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये हमने कैसे लिख दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर का सदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट होता है तो यही आता है। जैसे कि हम इधर लिख सकते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है? तो AB cos थीटा होता है, वही हमने लिखा है। E डॉट A तो E A cos थीटा। और मैंने A वेक्टर की आपको जानकारी दे ही दी है कि A वेक्टर का दिशा क्या होता है। एक बात और, क्या? जैसे मान लो बच्चों, जब ये ऐसे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था इस पर 90 डिग्री था। अब झुका दीजिएगा तो एरिया वेक्टर भी तो झुक जाएगा, एरिया वेक्टर भी झुक जाएगा, लेकिन रहेगा उस पर 90 डिग्री ही। यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, है ना? अब देखिए हम दो केस लेंगे। कौन कौन सा केस लेंगे हम? एक बार थीटा को घुमाना है 0 डिग्री, मतलब कुछ घुमाना ही नहीं है, और एक बार घुमाना है 90 डिग्री से, ठीक है? अब देखिए एक बात और बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चा इसमें कंफ्यूज हो, तो उसके लिए हम क्लियरिफाई कर दें। बच्चा सोचेगा कि सर E A cos थीटा को अपने लिखा E डॉट A, यह दर्शा रहा है कि ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में बन रहा है, E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में बन रहा है। ये नया वाला A वेक्टर है तो इसी के बीच में बन रहा है। लेकिन सर आपने तो थीटा यहां दर्शाया है, थीटा कहां है यहां? तो देखो बच्चा, ऐसा नहीं है, उसी के बीच में है। क्यों? कैसे? काहे? देखिए, क्योंकि देखिए पहले ये इस तरह से था और अभी ये ऐसे है। जब आप इसको थीटा एंगल से घुमाइएगा तो एरिया वेक्टर भी तो थीटा एंगल से ना घूमेगा, ठीक है? इसको थोड़ा हम चित्र में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, ताकि आपको समझने में जो है थोड़ी आसानी हो। वेट ए मिनट, देखिए आपको एक गेस्ट से मिलाता हूं। हाँ बेटा आ जाइए। देखिए इधर क्या मैं बता रहा था आपको, क्या मैं समझा रहा था आपको? इधर से पहुंचा दो ना, नहीं तो हल्ला करेगा। गेट से पहुंचा दो ना। देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इस पर मैं
इस पे मैं एरिया वेक्टर ऐसे दिखा सकता हूं ना, अभी भी तो 90 डिग्री ही ना है। क्या अभी ये 90 डिग्री नहीं है? 90 डिग्री ये अभी भी है। अब देखिए थोड़ा सा फैमिली के साथ हैं तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, ठीक है। अभी देखिए इससे मिलिए, देखिए देखिए अब यहां पे बच्चों मैं कह रहा था कि एरिया वेक्टर जब होगा तो एरिया पे 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये एरिया है और ये एरिया पे 90 डिग्री है। अभी हमने क्या किया कि मान लो ऐसे, ये अब इस पर 90 डिग्री होगा, ये अब इस पर 90 डिग्री होगा, है ना। तो देखिए जब एंगल यहां थीटा से आप झुकाइएगा तो ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी थीटा एंगल ही झुकेगा। ये मैं रख लूं। देखो फिर से एक बार, सॉरी डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है ना, नन्हे मुन्ने बालक से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। अभी देखो बच्चों फिर से एक बार क्या कहा हमने कि मान लो एरिया पहले ऐसे था, जब ये ऐसे है, सबको आई होप नजर आ रहा है, ऐसे है। जब आप इस हरी वाली चौक को थीटा एंगल झुकाइएगा तो ब्लू वाला चौक भी तो उतना ही ना एंगल घूमेगा। तो देखो पहले एरिया वेक्टर ऐसे था तो नया वाला एरिया वेक्टर जो है पुराने वाले एरिया से थीटा ही घुमा है। एरिया को भी घुमाए थीटा तो एरिया भी, ये एरिया वेक्टर भी घूम गया थीटा एंगल। तो देखो आपको साफ नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, अब जो मैं बात बताना चाह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी नया वाला एरिया वेक्टर थीटा एंगल ही बना रहा है। तो क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही नहीं है कि जो थीटा एंगल है वो किसके किसके बीच है? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में है, ठीक। अब देखिए हम आगे लिखते हैं केस जो मैं बता रहा था। तो यह आप फार्मूला एकदम याद कर लोगे, कंठाग्र कर लोगे। अब बच्चों सबको हेलो कर दो, गुप्पू हेलो हेलो हेलो, नहीं हेलो, ओके। देखो अब बच्चों अब जाओगे, अब जाओ, पढ़ाने दो हमें, थैंक यू, जाओ 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 जाओ। अभी देखो बच्चों केस वन क्या लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो 0 डिग्री, व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। जब दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री 0 डिग्री रहे तो पहले फिगर बनाना है हमें। तो ये हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम खींचेंगे एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर इस तरह से खींचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बनाए। तो देखिए ध्यान से देखो, क्या एरिया वेक्टर एरिया पे 90 डिग्री है? तो हाँ है, हमने इसमें कोई गलती नहीं की है। अभी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, चाय, ओके थैंक यू, खाली कप, थैंक यू बेटा। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है दोनों समानांतर है, दोनों पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है, ठीक है। सॉरी गिर गया। दोनों क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बीच में कितने का एंगल होता है? पैरेलल लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। तो थीटा यहां हो गया 0 डिग्री। दोनों पैरेलल है ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों समानांतर है, दोनों पैरेलल है। अभी देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ जाना। तो देखिए हम कहेंगे फाई इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था याद करो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई ए कॉस थीटा। अभी थीटा कितना है? 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? जाओ जाओ मम्मी बुला रही है। 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया ई ए। 0 1 से गुना होगा थोड़ी ई ए में फर्क पड़ेगा, ई ए उतना ही रह गया, ठीक है। ये फ्लक्स का जो है मैक्सिमम वैल्यू है, महत्तम मान है।
ये फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू हमने इसी लिख दिया 5 मैक्स, अर्थात जब थीटा 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स महत्तम होगा, मैक्सिमम होगा। अभी हम लेते हैं दूसरा केस, जगह की कमी है। अभी वही जो आप देख रहे थे नन्हे मास्टर ने पेन पूरा खराब कर दिया, इसलिए व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। अभी देखिए दूसरा केस नंबर 2। केस 2 क्या है बच्चे? व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। यहां मैं पिक्चर बना रहा हूं, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर जो है हम ऐसे बनाएंगे। देखिए एरिया वेक्टर जो होना चाहिए एरिया पर 90 डिग्री, यहां पर समझोगे। मान लो ये एक एरिया है, यहां पे ये ऐसे था, बस इसी को हमने ऐसे घुमा के रखा है ना, ऐसे घुमा दिया है। और एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बिल्कुल सीधा ऊपर गया। अभी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में क्या 90 डिग्री नहीं बन रहा है? तो यहां थीटा जो हो गया है ये 90 डिग्री हो गया है। तो इस केस में फिर से हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अर्थात ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है? तो कहिएगा 0 होता है सर। तो 0 से गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा। तो ये फ्लक्स का जो है मिनिमम लाइन है, मतलब कि अब बोलिए 0 रेखाएं गुजर रही हैं, तो यही दिखा रहा है और हमें नजर भी आ रहा है कि 0 लाइन ही गुजर रहा है। ठीक है, तो 0 लाइन गुजर रहा है, मतलब ये फ्लक्स का सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटा मान है। ठीक है, अभी देखिए एक यहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो सकता है। क्या? कि जब 180 डिग्री बना ले, 180 डिग्री बना ले, कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए पहले एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, ऐसे पलट दिया, तो एरिया वेक्टर उल्टा ना घूम जाएगा जी। पहले अभी इधर था, अभी पूरा हमने घुमा दिया, तो एरिया वेक्टर बिल्कुल पीछे आ जाएगा, है ना। तो उस स्थिति में आप कहिएगा कि cos 180 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको मिनिमम हम नहीं ले सकते, इसको मिनिमम नहीं लेंगे, मिडिल में लेंगे। ठीक है, वहां वैल्यू माइनस में चल जाएगा। तो अब केस 3 में लेता हूं, इसको मिटा देता हूं। केस 3 ऐसा नहीं है कि फ्लक्स माइनस में नहीं हो सकता है, फ्लक्स जो है माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे टीचर जो है इसको बताना छोड़ देते हैं कि फ्लक्स माइनस में भी हो सकता है, लेकिन इससे आगे चल के जब आप गॉस का नियम पढ़ेंगे हल्का कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि जब किसी क्लोज सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स भी पॉजिटिव होगा, और किसी क्लोज सरफेस के अंदर निगेटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स भी ऑटोमेटिक वहां पे निगेटिव आ जाएगा। तो वहां पे बच्चा कहेगा कि फ्लक्स तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव तो हो नहीं सकता है ऐसे देखेंगे अगर, तो है ना। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं फ्लक्स निगेटिव हो सकता है अगर दोनों के बीच में एंगल रह गया 180 डिग्री। मतलब इस बार मान लीजिए इस सरफेस को हमने इधर घुमा दिया है, तो एरिया वेक्टर बिल्कुल पीछे आ जाएगा और थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आगे और एरिया वेक्टर जा रहा है पीछे, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे, एरिया वेक्टर है पीछे। तो यहां पर आप रखिएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री होता है -1, तो -1 से गुना कर दिया तो ये भी पूरा हो जाएगा माइनस में, माइनस ई है। तो ये आ गया फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने 3 केसेस देखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अभी हम इसका फ्लक्स का एसआई मात्रा और इसका वीमा देख लेते हैं।
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले आप फ्लक्स का फार्मूला लिख लो ना भैया, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का SI मात्रा क्या हो जाता है ना? तो ये होता है न्यूटन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है ना, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये इसका SI मात्रा हो गया। ठीक है, आप ये नहीं लिखो, वही ज्यादा अच्छा है, डायरेक्ट लिखो न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स का SI मात्रा हो गया। अभी बात करेंगे इसके डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का बीमा, है ना, हिंदी में भी लिख दूं, विद्युत फ्लक्स की बीमा। विद्युत फ्लक्स की बीमा देखिए, तो यहीं से हमने बार बार कहा है कि 9 चीजें अगर याद रहेगी तो किसी का भी बीमा लिख दोगे। ये क्या है? तो लंबाई का L, द्रव्यमान का M, टाइम का T, आवेश का IT, वेलोसिटी का मतलब वेग का LT इनवर्स, त्वरण का एक्सेलरेशन LT पावर -2, उसके बाद बल का MLT के पावर -2, वर्क का ML स्क्वायर T के पावर -2, है ना। इतनी सारी चीजें अगर आपको याद रहेगा और फार्मूला याद रहेगा तो आप सबका निकाल सकते हैं फटाफट। तो देखिए इसका फार्मूला यहीं से आप पकड़ लीजिए। न्यूटन किसका SI मात्रा होता है? फोर्स का। मतलब ये फोर्स, बल का बीमा रखो तो बल का याद रहना चाहिए, MLT के पावर -2। नीचे कूलाम मतलब किसका? आवेश, तो आवेश का रखो IT। ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होती है? लंबाई होती है, तो लंबाई का स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर लंबाई का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे। चूंकि ये डायमेंशन है तो बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे, बीमा बड़ी ब्रैकेट में होता है। M L गुना L स्क्वायर, तो ML क्यूब T⁻² था। तो देखो ये 1 है ना नीचे में, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 -3, और यहाँ I के पावर 1 है, ऊपर जाके I के पावर -1 हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन निकल गया, बीमा निकल गया। ओके, फिनिश। अभी देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब इसको मिटा देने के बाद हम सीखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतह आवेश वितरण। ठीक है, अब मैं देखता हूं। सतह आवेश वितरण सीखने से पहले पूरा सिखाते हैं, 3 तरह का होता है, मैं तीनों सिखाता हूं। सीधे पहले लिखो आवेश वितरण। आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप यकीन नहीं करोगे, इस चीज का वीडियो मैं 4था बार शूट कर रहा हूं। 3 बार पहले कर चुका हूं, कभी साउंड खराब, कभी फोकस खराब, है ना, इसीलिए बार बार जाके अभी जब हट रहा हूं तो मतलब जाके कैमरा देख रहा हूं कि स्टार्ट है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। कभी कभी 15 मिनट शुरू में वीडियो रिकॉर्ड होता है, फिर बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो पता नहीं, थोड़ा दिक्कत है, कोई बात नहीं। इसीलिए कुछ दिनों से वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। फिर हमने फ़ोन को पूरा इरेज किया, फ़ोन पूरा साफ वाफ किया, फिर है ना, साफ किया मतलब पाउडर लगा के नहीं, पूरा सिस्टम फॉर्मेट मारे फिर से कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं। एक बार तो 1 घंटा हम इसी तरह से बकर बोल रहे हैं, लास्ट में जब चलाएं तो पता चल रहा है आवाज ही नहीं आ रहा, आवाज ही नहीं कैच किया, पता नहीं क्या हो जाता है। अभी देखिए आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या है? 3 प्रकार का हो सकता है। आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक आवेश वितरण,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, सतह या पृष्ठ, दोनों चलता है, सतह या पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। तो आइए बारी बारी से हम तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या है? रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण या जिसको कह सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों ध्यान से, मान लो एक लाइन है, लाइन की लंबाई क्या है? L है, और इस पर हमने Q आवेश को बिखेरा है ना, हमने Q चार्ज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। या मान लो ये क्या है? लाइन है ना, ये मान लो कैसा लाइन है? तो ये वक्र रेखा है, एक वृत्त हमने बनाया है, एक सर्किल हमने बनाया है। इस सर्किल का त्रिज्या मान लो r है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका जो लेंथ लंबाई हो जाएगा, कहीं वृत्त की परिधि होगा इसका लंबाई, तो पाई r स्क्वायर। तो यहां भी देखो एक लाइन ही है, बस वक्र है, घुमावदार है, टेढ़ा है, कर्व है, और इस पर भी हमने Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। या हो सकता है कि वर्ग हो और वर्ग की भुजा L हो, और इस पर हमने Q आवेश को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कुछ भी हो सकता है, बस कुछ भी हो सकता है कि मतलब रेखा ही होना चाहिए। Q आवेश को इस पर वितरित किया है। यहाँ लाइन का लंबाई कितना हो जाएगा? तो L L L L 4L। यस और नो? तो ये सभी जो एग्जाम्पल है ये किसका है? रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ रेखाओं पे आवेश का वितरण हो रहा है। सभी एक रेखा है, घुमावदार है, वक्र है, सीधी है, ये हमें नहीं देखना है। ठीक है, अभी देखिए तो हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? सीधा तो कोई बच्चा भी बोल देगा क्या कि सर जब किसी रेखा पर आवेश का एक समान वितरण हो, किसी भी रेखा पर, है ना, तो यह कहला जाएगा रैखिक आवेश वितरण। When charge is uniformly distributed over a line, then it is known as linear charge distribution। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। देखिए कभी भी आपको जैसा मैं परिभाषा लिखाऊं, जैसा मेरा पढ़ाने का पद्धति है, जैसा मैं लिखाऊं हूबहू आपको वैसा याद रह जाए, ये हो नहीं सकता है। चीजों को समझ लेना है और परिभाषा अपने मन से बना देना है। क्या ये मैं परिभाषा क्या मुझे रटा हुआ है? आप देखिएगा कि हो सकता है मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो परिभाषा कुछ और लिखाऊं, डेफिनेशन कुछ और लिखाऊं, और दूसरे बैच में पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ और परिभाषा थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि मैं चीज़ों को रट्टा नहीं मारे हूँ, चीज़ को एक बार समझ लीजिए। इतना चीज़ रटना पॉसिबल है? करीब 12th को लिखाते हैं 2 कॉपी, 11th को लिखाते हैं 2 कॉपी, भर भर के मोटा मोटा, तो इतना चीज़ रटना पॉसिबल नहीं है। समझ लीजिए आसानी से, समझ के फिर उसको अपनी भाषा में लिख देंगे, जैसे कि इसको मैं अपनी भाषा में बोल दूंगा। क्या? जब किसी रेखा पर आवेश का एक समान वितरण होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? व्हेन
charge is uniformly distributed over a line, then it is known as linear charge distribution। अब देखिए यहां जो है आवेश का जो वितरण हो रहा है उसका कुछ घनत्व भी तो होगा। घनत्व कहने का क्या अर्थ है? मान लो चार्ज एकदम सटा के बांटे हैं, पूरा एकदम करीब है, नजदीक है। या हो सकता है चार्ज हम दूर बांटे हैं, ऐसा। इस चित्र को मिटा दो, देखो ऐसा मान लो, एक में है दूर और एक में से नजदीक, मतलब लाइन उतनी ही बड़ी है लेकिन आवेश इसमें ढेर सारा होगा। अगर इसका हम 1 मीटर लेंगे तो मान लो आवेश है 2 कूलम प्रति मीटर, 1 मीटर में 2 कूलम, तो यहां हो जाएगा 10 कूलम प्रति मीटर। तो ये क्या बता रहे हैं हम कि 1 मीटर में यहाँ 2 ही कूलम है। अगर 1 मीटर की लंबाई है तो 2 कूलम का आवेश नहीं है, लेकिन अगर ये 1 मीटर है तो यहाँ 10 कूलम आवेश है। तो ये आवेश का घनत्व बता रहा है कि यहाँ आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। यहाँ आवेश ज्यादा गाढ़ा है, डेंस है, नजदीक है, सटा हुआ है। तो इसको पता हम करते हैं कैसे? इसको पता करते हैं रैखिक आवेश घनत्व से। इसी के अंतर्गत आता है रैखिक आवेश घनत्व। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं लैम्डा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कहेंगे किसी रैखिक वस्तु पर आवेश प्रति एकांक लंबाई रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ ओवर अ लीनियर ऑब्जेक्ट is known as linear charge density। तो फॉर्मूला लिखेंगे बच्चा पार्टी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो लैम्डा बराबर आवेश क्या है? आवेश प्रति एकांक लंबाई। यही पूरा परिभाषा, यही जो है इंपॉर्टेंट है। आवेश प्रति एकांक लंबाई है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, आवेश प्रति एकांक लंबाई हो गया ये हमारा, है ना। अभी देखिए इसका जो है एसआई मात्रा और बीमा। शॉर्टकट में चलते हैं। अब एसआई मात्रा लिख रहे हैं तो जो पढ़ा रहे हैं उसी का ना लिखेंगे। एसआई मात्रा कितना हो जाएगा? देखो चार्ज का कूलम और लेंथ लंबाई का मीटर, कूलम प्रति मीटर या कूलम मीटर इनवर्स। इसका अगर बात कहा जाए बीमा डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो कूलम आवेश का क्या होता है? IT और लंबाई तो L। तो क्या हो जाएगा? लिखो, अभी काम खत्म हुआ, देखो
तो m है जी नहीं है तो m 0, l जाएगा ऊपर तो l के पावर -1, t तो ऊपर में ही है तो 1 और i तो ऊपर में ही है 1 वाले क्या लिखेंगे m 0 l टू द पावर -1 t एंड i। ठीक है, तो ये रैखिक आवेश घनत्व हमारा खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे पृष्ठ या सतह आवेश वितरण। दूसरा, पृष्ठ या सतह आवेश वितरण। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा अगला टॉपिक है कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या होता है। देखिए, तो यहां क्या होगा, मान लो हम वही सारा चित्र लेते हैं, एक है वर्ग, तो यहां पर इसके बाहर बाहर लंबाई पर नहीं बांटना है, इसके पूरा क्षेत्रफल पर अच्छे तरीके से एक समान तरीके से यूनिफॉर्मली मैंने क्यू चार्ज बांट दिया। तो इसका लंबाई मान लो l है तो एरिया कितना हो जाएगा, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर टेलर स्क्वायर। मान लो हो सकता है ये एक सर्किल हो, ये क्या लिए हैं सर्किल, वृत्त, ये क्या लिए थे स्क्वायर, वर्ग। यहां पर मैंने इस पर क्षेत्रफल पर बांट रहे हैं, यहां मैंने इसके क्षेत्रफल पे मान लो क्यू आगे से बांट दिया है। यहां इसका क्षेत्रफल एरिया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे पाई त्रिज्या का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। या यह भी हो सकता है, तो ये कितना चीज हो सकता है, अरे बड़ा चीज लिखा है कि मान लो ये एक स्फीयर है, गोला है, तो गोला में तो बाहर बाहर में क्षेत्रफल होगा जी, है ना। इस पर हमने क्यू चार्ज बांट दिया, इसका भी रेडियस आर है। अगर ये कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो समझ लो एक फुटबॉल, तो फुटबॉल के बाहर में तो सतह ही ना होता है, पृष्ठ ही ना होता है ना, बाहर बाहर। ठीक है, जिस बॉल को आप छूते हो, अंदर थोड़ी छूते हो, है ना, तो बाहर बाहर। तो आप जानते हैं कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। आप सिलेंडर ले सकते हो, सिलेंडर में मान लो क्यू आवेश वितरित है, इसकी त्रिज्या मान लो r है और लंबाई मान लो l है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। तो ये सारा जो एग्जाम्पल, जैसे सिलेंडर है, बेलन है, ये जैसे कप भी मान लो एक बेलन है, तो यहाँ ये सतह ही ना है जी, बाहर बाहर ये पृष्ठ है ना। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं, ये तो आयतन निकल गया, है ना, ऐसे होता है ना, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, ये होता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी देखो, तो हमने क्या किया है, हमने किसी पृष्ठ पर, किसी सतह पर एक समान रूप से आवेश को वितरित कर दिया है, और यही कहला जाता है पृष्ठ या सतह आवेश वितरण। बहुत आसान। जब किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से आवेश का वितरण होता है, तो इसे सतह या पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे पृष्ठ या सतह आवेश वितरण
कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिख लेंगे? When charge is uniformly distributed across the area of an object, then it is known as surface charge distribution. Then it is known as surface charge distribution. तो इसको surface charge distribution कहते हैं। अब जैसे बच्चों हमने वहां पर घनत्व निकाला था कि एक लाइन पर कितना नजदीक नजदीक भरा हुआ है आवेश, उसी तरह से हम क्षेत्रफल पर भी तो आवेश का घनत्व निकाल सकते हैं कि कितना नजदीक नजदीक में आवेश है क्षेत्रफल पर। तो इसको हम कहेंगे सतह या पृष्ठ आवेश घनत्व, इंग्लिश में सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हम दिखाते हैं सिग्मा से। तो देखो वहां पर लंबाई था तो हमने लंबाई से भाग लगाया, आवेश बटा लंबाई Q बटा L। यहाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से भाग लगाएंगे Q बटा A। वहां कहते थे आवेश प्रति एकांक लंबाई, यहाँ कहेंगे आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। लिखते हैं हम किसी पृष्ठ पर आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर अ सरफेस इज known as surface charge density, is known as surface charge density। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला पर ध्यान देते हैं। देखिए तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा कि हमें लिखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा बराबर आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल है ना, Q बाई A। अब जैसे मान लीजिए वृत्त ले रहे थे तो रखिएगा पाई आर स्क्वायर, वर्ग लेंगे तो क्या भुजा का स्क्वायर L स्क्वायर, बेलन ले रहे थे तो 2 पाई RL। अरे जिसका भी वस्तु दे उसका क्षेत्रफल रखना। ठीक है, अभी देखो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा और इसका बीमा डायमेंशन क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर SI मात्रा आवेश का कूलाम और एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम, नीचे मीटर पे पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो मीटर पे पावर -2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ इसका बीमा लिखते हैं तो आवेश IT और एरिया
एल स्क्वायर। यहाँ देखो मीटर है तो मतलब लंबाई एल और स्क्वायर तो स्क्वायर। अभी देखो इसको ऊपर ले जाएंगे, एम है, एम तो कहीं है ही नहीं, तो एम की पावर 0, एल जाएगा ऊपर, एल के पावर है 2 तो ऊपर जाके हो जाएगा -2, और टी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये इसका डायमेंशन हो गया, बीमा हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सतह आवेश वितरण हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, लास्ट बच गया आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगला टॉपिक हमारा ये है। देखिए तो यहां पर क्या होगा, जब किसी वस्तु के आयतन में, है ना, आयतन कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अब लोगे तुम वृत्त, तो वृत्त का आयतन होता है, वृत्त में आयतन होता ही नहीं है ना, होगा किसका, तो स्फीयर का, गोला का। कोई स्फीयर ले लो, गोला ले लो, और इसके अंदर जो पूरा है क्यू चार्ज भर दो, है ना, इसके अंदर मैंने क्यू चार्ज भर दिया है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का वॉल्यूम हो गया। या मान लो आपने एक बेलन लिया है, इसकी लंबाई एल है और इसका त्रिज्या आर है, और इसके अंदर फिर से आपने आवेश भर दिया। इस बार आयतन में भर रहे हैं, है ना, बाहर बाहर सतह पे नहीं भर रहे हैं, अंदर भर रहे हैं आयतन में। ये आयतन ये है ना, तो अंदर आयतन में हम भर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पर क्या हम कहेंगे परिभाषा, जब किसी वस्तु के आयतन में आवेश का एक समान वितरण होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, व्हेन चार्ज इज distributed uniformly in volume of an object, then it is known as volumetric charge distribution, then it is known as volumetric charge distribution। ठीक है। अभी देखिए यहां पर जैसे
हम क्या किए थे, रैखिक आवेश घनत्व, रेखा पर आवेश का घनत्व, फिर किए सतह आवेश घनत्व, सतह पर आवेश का घनत्व। उसी तरह से हम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। तो क्या करते थे, जब लंबाई रहता था तो आवेश से लंबाई को भाग देते थे, ये हो जाता था रैखिक आवेश घनत्व। जब सतह रहता था तो आवेश में क्षेत्रफल को भाग देते थे, हो जाता था क्षेत्रफल या सतह आवेश घनत्व। अब इस बार लेंगे है ना आयतन आवेश घनत्व, तो किस चीज से भाग देंगे, आयतन से भाग देंगे। रैखिक आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो तीसरा हम शुरू करते हैं, है ना। तीसरा क्या है, शुरू तो है ही, मतलब उसी में हेडिंग देती है। तीसरा तो देखो यहाँ शुरू है ना, बस उसी का एक और एक पार्ट हो गया, आयतन आवेश घनत्व। यहां हमें आयतन देखना है कि अंदर कितना नजदीक 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 भरा हुआ है। ये जो कप के अंदर मान लो जगह है तो उसमें कितना नजदीक नजदीक सटा सटा हुआ चार्ज है। अगर ज्यादा गाढ़ा रहेगा, एकदम सटा सटा हुआ, तो आवेश ज्यादा होगा। अगर दूर दूर में चार्ज रहेगा तो आवेश कम गाढ़ा होगा, आवेश कम रहेगा, है ना। यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व या इंग्लिश में लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको दिखाते हैं किस चीज से, रो से। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखना शुरू करता हूं बच्चों। हम कहेंगे किसी वस्तु में आवेश प्रति एकांक आयतन, आवेश प्रति एकांक आयतन, इसका आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसका क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम for an object is known as volumetric charge density, is known as volumetric charge density। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आप खुद से बोलोगे कि सर अब तो बिल्कुल एकदम पैटर्न पकड़ लिए हैं, यहाँ वॉल्यूम से भाग लग जाएगा। ठीक है, इसका भी एसआई मात्रा और बीमा देख लेंगे बच्चों, इसका एसआई मात्रा, इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, देखिए आवेश कूलाम और आयतन मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं कूलाम मीटर टू द पावर -3। अभी इसकी बीमा डायमेंशन देखो, आवेश का आईटी, पता नहीं ये चौथी बार लगता है इस क्लास में देखने कि आवेश का बीमा आईटी, और वॉल्यूम का एल क्यूब, या ऐसे भी पकड़ सकते हो, मीटर का मतलब लंबाई तो एल और क्यूब से क्यूब, फिर से m है यहाँ पर नहीं है तो m के पावर 0, l के पावर है 3, ऊपर जाएगा तो जाएगा -3, तो m टू द पावर 0, l टू द पावर -3, t को वैसे ही t रहने दिया ऊपर में, और ये हो गया r, तो ये निकल गया हमें इसका बीमा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज दो चीजें सीखी, एक तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा और दूसरा सतह आवेश वितरण सीखा। अब अगले क्लास में
हम लोग पहले 3-4 छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल, आवेश वितरण और फ्लक्स को लेके, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे गॉस के नियम, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इस क्लास का न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर हम देखेंगे गॉस का नियम, और फिर हो जाएगा हमारा क्लास समाप्त। पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।